आज क्लास 10th का चैप्टर 1 गोधुली पार्ट 1। चैप्टर 1 जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, थंबनेल देखने के बाद आपको चीजें पता चल गई होगी कौन सा चैप्टर लेके आया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए डायरेक्ट समय को ना गवाते हुए आगे की ओर चलते हैं। चलिए देखिएगा, हालांकि इसको हमने पहले क्लास में डिस्कशन कर लिया था, लेकिन फिर से मैं इसको एक बार रिकॉल करवा देता हूं, जो कि पिछले क्लास में नहीं आए थे, उसको ये चीजें समझ आ जाएगी। ठीक है बाबू, चलो देखो। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक, छोटा चैप्टर है, सोचने की इस चैप्टर को थोड़ा वन शॉट्स में क्लियर कर दे आपको। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में बताएंगे। श्रम मेहनत, विभाजन बंटवारा, जाति प्रथा मतलब कि भेदभाव। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का परिचय के बारे में सबसे पहले समझेंगे। लेखक है कौन, ये समझेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कहां पे सर? महू मध्य प्रदेश में। कहां पे? महू मध्य प्रदेश में। एक दलित परिवार में हुआ था। क्यों, किसी परिवार में हुआ था? दलित। दलित मतलब कौन? अति पिछड़ा व्यक्ति। दलित मतलब कौन? अति पिछड़ा व्यक्ति। मानव मुक्ति के पुरोध बाबा साहेब अपने समय के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक थे। जब उनका जो समय था, जो उनका दौर चला था, उस दौर में सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति कौन थे? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ोदरा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका गए। देखो, कोई व्यक्ति आगे तभी बढ़ता है ना जो उसको पीछे बैक सपोर्ट मिलता है। अगर नहीं भी मिलता तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन पीछे बैक सपोर्ट अगर करने वाला मिल जाए, व्यक्ति सच में बहुत आगे चला जाता है। तो जो ये बड़ोदरा नरेश थे सर, वो इनको क्या बोले कि आप उच्चतर शिक्षा के लिए, मतलब कि हायर लेवल डिग्री के लिए कहीं और चले जाइए पढ़ने के लिए। जैसे कि आपके बड़े भाई आपको क्या बोलते हैं, या पिताजी अगर समझदार हैं तो, बेटा पढ़ने के लिए आप कहाँ जाओ, थोड़ा बाहर चले जाओ, पटना जाओ, दिल्ली जाओ, सेक्टर जयपुर जाओ, यूपी जाओ, बनारस जाओ, जहां पे जाना है जाके चीजों को अच्छा से पढ़ो, डिग्री वगैरह हासिल करो, ताकि नौकरी वगैरह तुमको लग जाए और अच्छे जॉब तुमको मिल जाए। फिर उनके प्रोत्साहन पर वो उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। न्यूयॉर्क पड़ता है सर अमेरिका में। फिर वहां से उन्होंने लंदन वो चले गए। फिर वहां से पढ़ने के बाद वो कहां चले गए? लंदन। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, मतलब संस्कृत के बारे में, संस्कृत में धार्मिक, पौराणिक और पूजा वैदिक वर्णमय अनुवाद के जरिए पढ़ा। वर्णमय अनुवाद होता है कि मान लो कि कोई चीज उसके गांव का है, वही लैंग्वेज में लिखा है। आप खेत वगैरह लिखाने जाइएगा ना, तो बहुत पुराना भाषा में लिखा रहता है, जिसके बारे में तुम नहीं जानते। तुम क्या पढ़ा? हिंदी पढ़ा, अंग्रेजी पढ़ा, तुम उसको क्या चीज में ट्रांसलेट करवाओगे? हिंदी अंग्रेजी में। तो वही चीज क्या, तो वो ट्रांसलेट करके पढ़े थे। ठीक है, क्या? धार्मिक, पौराणिक और पूजा वैदिक वर्णमय अनुवाद के रूप में वो पढ़े थे। ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। मतलब ऐतिहासिक सामाजिक के क्षेत्र में उन्होंने बहुत प्रकार के मौलिक समस्याएं को वो क्या किए? प्रस्तुत किए, स्थापित किए। सब मिलाकर वो इतिहास, मीमांसक, विधि वेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के विख्यात बनकर उभरे। ये सब जितने भी नाम लिए सर, इसमें ये विख्यात बन के उभरे थे। इनमें सबसे ज्यादा इनके फेमस ने मीमांसक हुआ, बहुत ज्यादा फेमस हुआ था इनकी कहानी। आगे चलते हैं सर। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी किया, मतलब कि अपने देश में उन्होंने वकालत किया। समाज और राजनीति के बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों के मानवीय अधिकार को सम्मान दिलाने का कार्य किया। मतलब कि मानवीय अधिकार, मानव को जो अधिकार चाहिए वो अधिकार दिलाने का काम कौन किए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महिलाओं को आरक्षण मिले, महिलाओं को प्रोटेक्शन मिले, महिलाएं घर से निकल के आगे चले, बढ़े, पढ़े लिखे। किसके वजह से? कौन बोले थे ये सब सारी चीजें? भीमराव अंबेडकर। ये इस तरीके से व्यक्ति थे। इसीलिए इनको आज तक बहुत व्यक्ति, मतलब कि अधिकांश व्यक्ति इनको पूछते हैं। अनेक चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे इनके ने। 3 प्रेरक व्यक्ति थे। जैसे कि मान लो तुम अगर आगे बढ़ना चाहते हो या फिर कुछ भी एक्सेट्रा,
तो अपने आप को ना प्रेरक व्यक्ति मानोगे। जैसे कि कोई भी मतलब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई एक्सेट्रा कोई भी धर्म है ना, अपने आप को उजागर करना चाह रहा है, अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहा है, धर्म के रास्ते पर चलना चाह रहा, तो कोई भी एक व्यक्ति को अपना ना एग्रीमेंट मतलब कि अपना उद्देश्य गुरु मान लेता है, ये कुछ भी मान लेता है कि इसके बताए हुए रास्ते पर हम क्या होंगे, चलेंगे। यस या नो? जैसे मान लेते हैं हम लोग प्रेमानंद महाराज को मान लिए, अरे हाँ या ना, उनके बताए गए उद्देश्य पर हम लोग क्या होते हैं, चलना सोचते हैं कि चलें, आगे बढ़े, एक्सेट्रा जो भी चीजें, क्योंकि वो धर्म के रास्ते पर चलना बता रहे, सही चीजें बता रहे, हाँ या ना। तो उसी तरीके से ये 3 व्यक्ति को प्रेरक माने थे, जिससे कि इनको प्रेरणा मिलती थी। पहला वो माने थे बुद्ध को, दूसरा माने थे कबीर को, तीसरा माने थे ज्योतिबा फूले। तीनों अपने आप में महान व्यक्ति थे, भगवान स्वरूप। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही आज हम उन्हें भारतीय संविधान निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मतलब कि संविधान के जो निर्माता है वो भीमराव अंबेडकर ही है, जिसे कि आज हम लोग संविधान के निर्माता के नाम से जाने जाते हैं। वो आज हम लोग जो उनको बोलते हैं संविधान निर्माता बोलते हैं, उन्हीं के रूप में उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं हम लोग कि ये हमारे संविधान यानी कानून को लिखे थे, जिसके उद्देश्य पर आज पूरा देश चल रहा है, हाँ या ना। चलो सब आगे स्लाइड क्या बोलता है समझिएगा। दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। मतलब कि 1956 में दिसंबर का महीना था जिसमें कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की क्या हो गई, निधन हो गई। वो मतलब वो मर गए। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण इस प्रकार के हैं, जितना है आपको हम पढ़ के समझा देते हैं। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, ये एक है। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स on linguistic status, the rise and fall of the Hindu women, annihilation of caste। हिंदी में इनका संपूर्ण वार्ड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वार्ड में के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। जितनी भी ये चीजें हैं इन्होंने जो इनका ये सब ये क्या किए थे, भाषण के रूप में। प्रमुख इनके ये भाषण है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के, जिसको हम किए। आप लोग अच्छे से पेपर में इसको उतार लेना, नोट डाउन कर। आज जो इनका जो वार्ड में भारत सरकार के कल्याण मंत्री द्वारा जो संपूर्ण वार्ड में है उसको 21 खंडों में प्रकाशित किया गया। कितने खंडों में सर? 21। ये भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसे कि कल की क्लास में हमने बताया था। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के द्वारा ललई सिंह यादव के द्वारा किए गए हिंदी में रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपदा के साथ लिया गया है। इस भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर में जो हुआ था उसके वार्षिक सम्मेलन सन 1936 में जो हुई थी उसके अध्यय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की संपूर्णतः सहमति न बनने और न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित कर दिया गया। मतलब कि अच्छे से मतलब क्या मेल मिलाप नहीं बना, जिसके कारण क्या किया, सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया था। कहाँ पे होने वाला सम्मेलन था? लाहौर में। कब होने वाला था? 1936 में। ठीक है। अच्छा ठीक है। या जो कहानी है सॉरी ये आपका जो भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसको रूपांतरित कौन किए थे? ललई सिंह यादव किए थे। कौन सिंह यादव? ललई सिंह यादव। ठीक है। वो किस में किए थे? हिंदी में किए थे। किस में किए थे? हिंदी में रूपांतरित किए थे। कौन किए थे? ललई सिंह यादव सर, ललई सिंह यादव। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिएगा सर। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रस्तुत किया, परंतु आलेख में वो भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अपशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा एवं मानवीयता, नैस गिर न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हुए जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी स्वास्थ्यकार प्रकृति पर भी यहाँ एक
संभवतः विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नगरीय के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। मतलब बाद में बाबा साहब ने इस स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में मतलब कि इसमें जो बताया गया कि श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशेष संस्कार के रूप में बरकरार जाति प्रथा व मानवीयता के बारे में, ये सामाजिक भेदभाव एंड एक्सेट्रा के बारे में चीजें में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ये चीजें वो बता चुके थे। अरे हाँ या ना? चलो ठीक है। अब इस कहानी का सारांश, तो लेखक का परिचय था। किसका परिचय था? लेखक का परिचय था। अरे भाई ठीक है, जब मीठी गए तो मीठी जा। लेखक का परिचय हम लोग पढ़ लिए। आप पढ़ेंगे कहानी का सारांश, आप ओरिजिनल में कहानी क्या बोलता है। ठीक है, चलिए देखो। प्रस्तुत पाठ में लेखक महोदय ने जाति प्रथा के कारण समाज उत्पन्न रूढ़िवादिता एवं लोकतंत्र पर खतरा को चित्रित किया है, मतलब चित्रण किया है। बोला कि आने वाले दिनों में, या फिर अभी से ही मैं भविष्यवाणी करता हूं कि जब तक जाति प्रथा अगर देश से खत्म नहीं होगा तब तक देश विकसित नहीं करेगा। आप देखो धीरे धीरे जाति प्रथा सब खत्म हो गया। पहले जिस घड़ा से पानी अगर भीमराव अंबेडकर पी लिए या फिर कोई भी छोटे जाति, उस घड़ा को दोबारा उपयोग में नहीं लाया जाता था किसी व्यक्ति के लिए। अभी तुम्हारे घर में अगर कोई वगैरह काम करने आया, फिर कोई भी छोटी जाति, मांझी हो गया, दास हो गया, नहीं सकता कोई भी, जिस गिलास में तुम पानी पीता वही गिलास उसको दे दिया पानी पीने के लिए, फिर धो धा के तुम भी उसे ही गिलास से पानी पी लिया। मतलब कि धीरे धीरे जाति प्रथा क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तुम्हारा दोस्त कोई है छोटे कास्ट का, साथ में मिलकर दोस्ती, अरे दोस्ती में क्या जात होते हैं यार, चलो मिलके खा लियो। लेकिन पहले जमाना में नहीं, दोस्त हो जाए तो अपने जगह, ये सबसे चीज दूर रहा जाता था। मतलब पहले छुआछूत की बीमारी था, बहुत ज्यादा छुआछूत की बीमारी था। बोला कि अगर इस तरीके से रहे ना सर, तो लोकतंत्र पर खतरा पैदा करेगा। क्या करेगा? लोकतंत्र पर खतरा पैदा करेगा। लोकतंत्र क्या मतलब कि जनता द्वारा जनता पर किया गया शासन को ही तो लोकतंत्र बोलते हैं। और जनते पर अत्याचार किया जा रहा है तो लोकतंत्र कहलाएगा? नहीं। लोकतंत्र का मीनिंग क्या हुआ? जनता के द्वारा जनता पर किया गया शासन, जनता के द्वारा जनता पर किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। अब वही लोकतंत्र पर अगर खतरा हो गया, मतलब कि जनता पर अगर खतरा हो गया, व्यक्ति पर अगर खतरा हो गया, जाति पाति एंड एक्सेट्रा कोई भी चीजें को अगर वो मान के चल रहा है, छुआछूत की बीमारी, तो लोगों के बीच में ही चल रहा है ना, तो लोग को खतरा मतलब कि लोकतंत्र को खतरा। हाँ या ना? अगला, आज के वैदिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। उनका तर्क है कि आधुनिक समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आर बोर्ड का कि आधुनिक समाज कार्य कुशलता को क्या मानता है? आधुनिक समाज श्रम कार्य कुशलता को क्या मानता है? इस तरीके से तर्क में आधुनिक समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। हाँ, आधुनिक समाज कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। आधुनिक समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक किसको मानते हैं? श्रम विभाजन के लिए। आपका यहां से क्वेश्चन देखिए सर उठेगा। ठीक है, चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। अब जाति प्रथा क्या है? जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। श्रम विभाजन का दूसरा रूप को अगर किसी को कहने को मौका मिल गया या फिर कोई कहोगे तो क्या बोलोगे? जाति प्रथा। परंतु जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का वो स्वाभाविक विभाजन विभाजित वर्गों को एक दूसरे के अपेक्षा ऊंच नीच की कदार देती है, जो विश्व के लिए किसी भी समाज के लिए नहीं पाया जाता। बोला कि कहीं भी अगर देखो भगवान के द्वारा बनाया गया व्यक्ति है, इसमें ऊंच क्या है, नीच क्या है, एक्सेट्रा सारी चीजें क्या है? अरे लोकतंत्र क्या है? जनता के द्वारा जनता पर किया गया शासन। ना इसमें ऊंच है ना इसमें नीच है। अरे जनता पर किया गया शासन ही तो लोकतंत्र में अगर इस तरीके से चले, छुआछूत की बीमारी, जाति प्रथा एक्सेट्रा कोई भी चीज है, तो लोकतंत्र तो बचेगा ही नहीं। बचेगा क्या? नहीं सर। तो क्या बोला कि जाति प्रथा श्रमिकों का वो स्वाभाविक विभाजन है, विभाजित वर्गों को एक दूसरे के अपेक्षा ऊंच नीच की करार देती है, जो विश्व के लिए किसी भी समाज के लिए नहीं पाया जाना चाहिए।
ये देश के लिए क्या है? खतरा है। देश के लिए, पूरा विश्व के लिए खतरा है। क्या? जाति प्रथा, श्रम विभाजन और छुआछूत की बीमारी, ये सब सारी चीजें। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अस्वाभाविक श्रम विभाजन के कारण मनुष्य स्वतंत्र रूप से अपनी पेशा का चुनाव नहीं कर सकता। जब तुम इस तरीके से रहेगा, तुम अपने पेशा का चुनाव नहीं, पेशा मतलब क्या होता है? अपना जो तुम्हारा खुद का एक तरीका होना चाहिए, तुम उसका चुनाव नहीं कर सकता। ऐसे मान लेते कि हम छोड़ जाते हैं, या फिर इस कहानी सुनाते हैं ना, इसका भीमराव अम्बेडकर का, क्लास में उनको बैठने नहीं दिया जाता था, मतलब कि भेदभाव किया जा रहा। वही चीज है स्वाभाविक, मतलब कहने का मतलब है स्वतंत्र रूप से उनकी जो पेशा है उनको नहीं किया जाता। उनका मन था पढ़ना, क्लासरूम में बैठ के उनको नहीं दिया जाता था पढ़ने के लिए। इससे एक चीज और समझ आया सर, पढ़ने के लिए इन्वायरमेंट नहीं, दिल से होना चाहिए। हाँ या ना? अच्छा बताओ, अगर पढ़ने के लिए इन्वायरमेंट रहता तो सबसे ज्यादा तो दुख दर्द कहानी अगर किन्हीं के साथ बीता है तो ये भीमराव अम्बेडकर है। क्लास में बैठने नहीं दिया जाता है। अरे हमारे माए बाप तो हम लोग को क्लास अच्छा से व्यवस्था दे दिया, टीचर को पैसा दे दिए कि जाओ बेटा उस क्लास में पैसा दे दिया, आप जाके वहां से टीचर से अच्छे टीचर से जाके पढ़ो। तब भी यहाँ के व्यक्ति अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते। कारण बस यही है कि सुविधा बहुत ज्यादा मिल गया है। जिस व्यक्ति को सुविधा जितना ज्यादा मिलेगा वह व्यक्ति उतना ज्यादा सुविधा का उपयोग नहीं कर पाएगा। मतलब कि सोच रहा है कि सुविधा बहुत मिल गया पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए बहाना व्यक्ति बहुत करता है। नए पढ़ल जा रहा है, एसी लगा दीजिए, कूलर लगा दीजिए, टीवी लगा दीजिए, पंखा लगा दीजिए, ये लगा। पढ़ने वाला बेचारा गर्मियों में बैठ के पढ़ लेता है। इन्वायरमेंट आपका सही होनी चाहिए, मन होना चाहिए, दिल। ऐसा नहीं ऐसे कि ये भी कहना गलत है कि कहीं भी पढ़ लेगा, किसी से भी पढ़ लेगा ना। तरीका सही है, लक्ष्य उसका सही है, गोल सही है, अचीवमेंट करना है, पता है कैसे चलना है। अब तुमको पता है कि हमको यहां तक जाना है, अब बोल दिया यहां तक जाने में, अगर देखो इसमें पूरा कांटा बिछा हुआ है, ठीक, आई रास्ता ना ऐसे है थोड़ा। अब बोलेगा कि तुमको यहां तक जाना है, तो जानेंगे इसमें कांटा बिछा हुआ है, तो बिछा हुआ कांटा हमको सबसे शॉर्ट पाथ है, तो हम इधर से जाएंगे। तो अच्छा से देख देख के जाएंगे, चीजों को समझ समझ के जाएंगे, लेकिन वहां तक हम पहुंच जाएंगे। हमको पहले पता है कि कांटा, अगर नहीं पता रहता तो कल हो जाए। हमको पहले पता है जिंदगी में कष्ट है, और कष्ट ना करें फिर दिक्कत है। सबके जिंदगी में कष्ट है, अधिकांश व्यक्ति के। खुशी है, गम है, जितने भी व्यक्ति हैं, जिसके पास खुशी है, जिसके पास गम है, जिसके पास दुख है, जिसके पास दर्द है, जिसके पास पैसा, जिसके पास पैसा ना, सबके पास गम है, सबके पास दुख है। हाँ या ना? क्या व्यक्ति बताओ उसमें सुविधा रहे या ना भी रहे, तभी उसके साथ दुख और दर्द का आना जाना लगा रहता है। लेकिन सर अगर हमको रास्ता क्लियर ही पता है, तो हमको जाना वहीं पे है, ए से लेके बी तक हमको जाना है, तो नहीं जा पाएंगे। हाँ या ना? कांटा पता है तो कांटा देख देख के जाएंगे, नहीं तो दूसरा पाथ अगर चुन लेंगे तो दूसरे पाथ से हम लोग चले जाएंगे। हाँ या ना? लेकिन जिसके पास सुविधा रहता है वो पढ़ नहीं पाता, समझे? जिसके पास सुविधा नहीं रहता है बहुत अच्छा से पढ़ लेता है। तो जिस दिन आपको हर एक चीज पूर्ति होने लगेगा ना, तो तुम उस पूर्ति को पूरा यूज में नहीं ले लेना बाबू। कूलर है घर में लगल रहेगा, बैठेगा ना पढ़ेगा, नींद बहुत ज्यादा आएगा, मन करेगा सूत रहे, अब भरपूर नींद आएगा। पंखा लगल है पूरा एकदम चल रहा, एकदम ठंडा ठंडा, बारिश के मौसम में आह नींद खतरनाक। तो सब चीज से बच के रहना है कि नहीं? सुविधा जो भी चीजें उपयोग करेंगे, लेकिन अगर हमको वहां से कहीं भी थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस हो रहा तो उससे थोड़ा सा कट हो जाए। यस या नो? चलो ठीक है, देखते जाओ। माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। भले ही पेशा अनुप्रयुक्त और अपर्याप्त होने के कारण वह भूखी मर क्यों न जाए, पैतृक पेशा में वह पारंगत नहीं हो, इसके बाद भी चुनाव करना पड़ता है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक बहुत ही प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना है। आपका ऑब्जेक्टिव है, बोल दिया है कि इस तरीके से सर बंधन में उसको बांध दिया जाता है ने कि चाह के भी बोले कि उभरे। जैसे मान लेते अगर तुम पर राजतंत्र आएगा है ना, राजतंत्र जैसे जब अंग्रेज के जमाना था तो जे बोलता था वही करना पड़ता था, है कि नहीं? अगर किसी पर अत्याचार किया जा रहा है, किसी को
संशोधित किया जा रहा है, किसी मतलब कि किसी पर अत्याचार किया जा रहा है, किसी को दुख दर्द में रखा जा रहा है, तो चीजें आपको क्या बताएंगे? लोकतंत्र या राजतंत्र? राजतंत्र बताता है, लोकतंत्र नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में क्या जनता द्वारा जनता पर किया गया शासन, इसमें तो कुछ है भी नहीं करता भेदभाव, यानी वो क्या हो जाएंगे आपके राजतंत्र हो जाएंगे। ठीक है, ये सब सारी चीजें गलत है, जो कि जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण के रूप में बनी हुई है। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी क्या है? जाति प्रथा का एक प्रमुख, जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, देखना। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या है कि जितनी या बहुत से लोग निर्धारित कार्य में अरुचित के साथ विवशावश करते हैं। ऐसी परिस्थिति में स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रसित रहकर चालू काम करने के लिए, कम काम करने के लिए प्रेरित करता। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। घेर दिए, एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू, आपका बुक में मिलता होगा, टारगेट बुक में है कि नहीं? ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब है सर कि गरीब श्रम विभाजन और जाति प्रथा इस तरीके से गरीब के बंधन में बांध दिया है ना सर, कि लोग चाह के भी उभरना चाहे तो उभर नहीं पाएंगे। लेकिन भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो कि इस सब को झेल के आगे बढ़ गए और आने वाले दिनों में सबको ये खत्म कर दिया। और अभी प्रेजेंट में हम लोग कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब को आराम से सब मिलके रहते हैं। हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक मजहब, छोट जाति हो, बड़े जाति हो, मंझले जाति, कोई भी तरीके से जाति हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी है, कोई भी हो, सब आप अच्छे से हेल में लेते हैं। हमारा दोस्त ऐसा बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हमारा भी दोस्त है छोट जाति, अब उसको छोड़ जाती है, हमको लगता ही नहीं कि छोड़ जाती है। आपका भी वो ऐसे दोस्त होंगे जो कि छोड़ जाते होंगे, हाँ या ना? तो अब ये सब चीज रहा ही नहीं, खत्म हो गया। अब एक दोस्ती का नाम आ गया, भाई का नाम आ गया, भाईचारा नाम आ गया, वहां पे जाति उति सब खत्म हो गया। सच बताते हैं आने वाले दिनों में जाति प्रथा ही खत्म हो जाएगा पूरा। लेकिन दहेज प्रथा लगता है खत्म होगा कि नहीं होगा? जाति प्रथा खत्म हो जाएगा, लेकिन लगता है दहेज प्रथा नहीं खत्म करेगा। ये सब पैसा बात है बाबू भैया, तो किसे खत्म करेगा सर? लेखक की दृष्टि में दहेज मतलब कि आप देखो, एक चीज बाद में बताएंगे, अभी नहीं, कुछ देर के बाद इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि दहेज क्या होता है। कहानी है हमारे पास, उसको हम पढ़ेंगे, सुनाएंगे आप लोग को अच्छे से। शायरी समझ सकते हो, कहानी समझते हो, जो भी समझो। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता, क्षमता, भातृ पर आधारित होगा। लेखक की दृष्टि में बोला है कि आदर्श समाज जो है ना सर, स्वतंत्रता, क्षमता और भातृ पर आधारित होगा। ठीक है, भातृ अर्थात भाईचारे में किसी भी, भातृ अर्थात भाईचारे में किसी को क्या अर्पित हो सकती है? आदर्श समाज में गतिशीलता होनी चाहिए कि वांछित परिवर्तन समाज में एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारों की यही वास्तविकता रूप है। अभी ना बताया दोस्त उसके बारे में जो बोल रहे थे। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र मूलतः यानी सामूहिक जीवन चर्चा की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। मतलब कि अपने साथी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रहेगा तो जाति प्रथा, भेदभाव, छुआछूत की बीमारी सब खत्म हो जाएगा। मतलब इस कहानी का मतलब यही है कि सर आप लोग को बताया गया है कि जाति प्रथा व्यक्ति को तोड़ के रख देता है, स्वतंत्रता को छीन लेता है। अगर जाति प्रथा रहा तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं बनता है। बस इस कहानी का यही उद्देश्य रहा। और भीमराव अंबेडकर की जीवनी के बारे में हम पढ़ा है, ये सब सारी चीजें था। अब बोला कि किस तरीके से दोस्ती होनी चाहिए दोनों छोर की तरफ, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनेंगे। 2-4 क्वेश्चन लाए हैं, देखिएगा। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन भी लाए हैं, देख लीजिएगा। इसके लेखक कौन है? पहले आप श्रम विभाजन जाति प्रथा का थोड़ा कुछ है सारांश के रूप में, एक ही लाइन में आपको लिखने लायक और कोई चीजें हैं तो देख लीजिएगा। लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश यानी दलित परिवार से ही रहते थे, जो कल लिखाए थे। शिक्षा अमेरिका एवं इंग्लैंड में पढ़े थे।
माता भीमाबाई थी, पिता रामजी सकपाल थे। वकालत की पढ़ाई इन्होंने कुछ दिनों तक की और स्वदेश में वकालत भी ये किए थे। मुख्य व्यक्ति इसके थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, जो कि इन्हें प्रभावित किए थे। ठीक है। अन्य नाम इनका बाबा साहेब था, संविधान निर्माता था, संविधान जनक था। प्रमुख रचना द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म था, बुद्धा और धर्मा था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट था। ये इनके अगर बोलेगा ना कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का सारांश लिखे तो आगे में पहले लेखक परिचय में इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है। ये VVI पॉइंट है आपके साथ। 1 सेकेंड हम ला देते हैं यहाँ पे। क्या है आपके ये VVI पॉइंट है। इसको एकदम फटाफट उतार लेना है आप लोग को। ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, उतारिएगा, थोड़ा उतार लो फटाफट। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदू लिखा हुआ है, हिंदी में रूपांतरण कब और किसने किया था? तो ललई सिंह यादव किए थे हिंदी में रूपांतरण। और कब किए थे? 1936 में। मृत्यु कब हुई थी? 1956 दिल्ली में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। संपूर्ण वाड्मय को 21 खंडों में विभाजित किया गया था। कितने खंडों में? 21 खंडों में किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ है, देखिएगा सर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? सर ये आपके भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। अम्बेडकर का जन्म कहाँ और कब हुआ? सर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, महुवर मध्य प्रदेश में, जिसे कि हमने आपको बताया है। ठीक है। चलो देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विद्या क्या है? सर निबंध है। ये निबंध है सर। क्या है आपके? निबंध है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? सर ललई सिंह यादव ने किया था। ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का अंश है? सर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का अंश है। ठीक है। सर भीमराव अंबेडकर के प्रमुख प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तब 3 को व्यक्ति थे। पहला कौन है? बुद्ध है, दूसरा कबीर है, तीसरा ज्योतिबा फूले है। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, मातृ पर आधारित है। कहाँ? देखो इसका आंसर यहाँ पे होगा। कहाँ पे है सर? भारत में है। कहाँ पे है? भारत में। ठीक है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? कार्य कुशलता के लिए। हालांकि सारा कुछ नोट से मिल रहा है ना। ठीक है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जाति प्रभा नहीं, प्रथा। ठीक है। संविधान निर्माण अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा? स्वतंत्रता पर, क्षमता पर और भातृ पर। ठीक है। भीमराव अम्बेडकर, भातृ तो समझ नहीं हो ना, भाईचारा। भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? आज के समाज में भी जाति प्रथा पोषकों की कमी नहीं है। यही विडंबना की बात भीमराव अम्बेडकर करते हैं। और क्या है? अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ठीक है। जाति प्रथा पेशों का दुष्पूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। ये प्रस्तुत गद्यांश का लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है। बुद्ध एवं हिज धम्मा का लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। सब देखो क्वेश्चन पूछेगा, अगर न पूछा क्वेश्चन तो बिहार टॉपर का जब वेरिफिकेशन होता है ना, बीटी का वेरिफिकेशन जब होता है उस समय सब क्वेश्चन बहुत लगाता है। हु आर सुतराज किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर का। किसका? भीमराव अम्बेडकर का। कोई दिक्कत नहीं। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है सर? लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। अंबेडकर ने किसके मानवीय अधिकार और समय दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया था? अछूतों को, यानी दलित परिवार को। किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर जी उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो बड़ोदरा नरेश। ठीक है। ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आई है, हिंदी के कुछ है 2-4 क्वेश्चन आप देख लेना। ठीक है। आप इसको अच्छे तरीके से हम आगे स्लाइड कर देते हैं। ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। जो था पूरा थ्योरी वगैरह हम समझा चुके हैं। आप ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव में यहाँ पे कर दिए, स्क्रीनशॉट करके आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो चीजें समझाए वही इसमें है। ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे।
लिख लीजिएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 4 का आंसर यहाँ पे है, आप इसको उतार लीजिएगा। 5 नंबर का यहाँ पे है, आप इसको उतार लीजिएगा। 6 नंबर का यहाँ पे है, आप इसको उतार लीजिएगा। 7 और 8 आप इसको उतार लीजिएगा। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, बाकी पूरा चैप्टर ये समाप्त हो चुकी है। आई होप कि आपका आज का जो क्लास होगा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आई होगी। यस या नो? अगर समझ आई है तो फिर अगला लेक्चर आपका कल आएगा, ठीक है। अगला लेक्चर कल आएगा, जिस चैप्टर का नाम क्या रहने वाला है सर? सेकेंड चैप्टर जो कल आएगा आपका, उस चैप्टर का नाम क्या है? 20 के दांत। 20 के दांत में समझेंगे क्या चीजें हुई है। इसमें ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करा दिए, सब्जेक्टिव भी कंप्लीट करा लिए। आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। और कल आप लोग याद करके आइएगा, सभी बच्चे, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी बच्चा है सब याद कर लेना। क्या कर लेना? याद कर लेना। आज वाला काम कल मत छोड़ना, आज वाला काम कल नहीं छोड़ना, आज यही कर लेना। आज का होमवर्क यही रहेगा, लगभग 7-8 क्वेश्चन जो भी आपको हम करवाएं। देख लेते कितने क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव, सॉरी 8 क्वेश्चन सब्जेक्टिव है आपके, ठीक है। 8 क्वेश्चन सब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा और 4-5 आपके ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आज का पहला वीडियो था आपका श्रम विभाजन और जाति पर था। आई होप कि आपको अच्छा ही लगा होगा। और जाति पढ़ता, छोटा चैप्टर था, तुरंत ही कंप्लीट हो गया। लगभग आधे घंटे 30 मिनट की वीडियो बनी हुई, जिसमें कि आपका टोटली लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरीके से सारा लेक्चर आ जाएगा, 1 घंटे 1.5 घंटे जितने भी समय लगेंगे अच्छे तरीके से समझा के उस चैप्टर को आपको हम क्लियर करवाएंगे। कोई दिक्कत